morning student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our again that our previous topic from trade to the territories. आपको पीछे आपके प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या बताया था बेटा? आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर लड़ी गई थी, किसके ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने में, और बैटल ऑफ बॉक्सर के द्वारा जो है उन्होंने बंगाल पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था। आखिर बंगाल पर नियंत्रण करने के साथ साथ उनकी इच्छा ये जो है, इसके साथ साथ जब वो बंगाल पर उन्होंने कैप्चर किया तो कहीं ना कहीं उनको ये यकीन था कि वो पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के तरीके उन्होंने थोड़े से डिफरेंट काउंट किए। ठीक है, हर एक चीज़ पर उनके शासन करने के तरीके कुछ अलग रहे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो खुद जो है फाइट करें, वो चाहते थे कि कुछ अलायंसेस जो है वो फॉलो कराएं, कुछ पॉलिसी ऐसी यूज़ करें ताकि जो इंडियन जो रूलर्स हैं वो ही खुद ब खुद उनसे सपोर्ट मांग लें और बाद में वो उन पर कंट्रोल कर सकें। तो आज हम बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज में। आज का आपका टॉपिक होगा, पहला जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है वो है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले किसके बारे में बात करें हम? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, ड्यूअल मीन्स होता है यहाँ पे दोहरी प्रशासन के बारे में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब कोलकाता पर मीन्स बंगाल पर जो है कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला ने, जो है ब्रिटिश कंपनी को सिराजुद्दौला ने यहाँ से बंगाल से बाहर निकाल दिया था। तो एक मीन्स एक गवर्नर को कोलकाता में भेजा गया था, उसका नाम क्या था? अगर रिमेम्बर हो थोड़ा बहुत तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रा फटाफट आंसर दे दीजिए मुझे। बेटा तभी तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें। ठीक है, तो ये थे रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट कौन थे? रॉबर्ट सिबल। ठीक है, पहला ऐसा पर्सन था जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए या बॉक्सर के बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध से पहले जो है हैदराबाद भेजा गया था ताकि वो सिराजुद्दौला को डिफीटेड करके क्या करे, दोबारा से कलकत्ता और बंगाल पर अपना कब्जा कर सके, मीन्स बंगाल पर अपना कंट्रोल कर सके। तो इसी में रॉबर्ट स्लाइव जो थे उन्होंने एक नए मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो है लोगों को परिचय दिया था, जिसका नाम दिया उन्होंने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे जो है ड्वेंशिस या फिर दुशासन जो है बोला जाता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट बोली जाती है। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने, रॉबर्ट सिबल ने जो है जिस एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था, सभी जो गवर्नमेंट जो मीन्स बंगाल में जो रूलर्स थे उनको प्रेजेंट किया गया था। इसके कुछ सिस्टम थे। इस सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट था कि इसमें ज़्यादातर जो भी नवाब थे, जितने भी नवाब हैं, उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पावर उनके पास नहीं थी। सारी की सारी जितनी भी पावर कंट्रोल था वो किसके पास आ गया था? कंपनी के पास आ चुका था। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया के पास ड्यूअल गवर्नमेंट के कारण ही जो जितना भी पावर जो नवाब वगैरह के अंदर होना चाहिए था, जो नवाब के पास जो पावर होनी चाहिए थी वो किसके पास आ चुकी थी? अब कंपनी के पास आ चुकी थी। दूसरा, इन्होंने सारी की सारी पावर तो कंपनी के पास होती थी, पर सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? जो नवाब वगैरह होते थे उनके पास सारी जिम्मेदारी। मीन्स अगर बात की जाए जुडिशरी को लेकर, कोई न्याय करना है या फिर कोई भी तरह का मीन्स किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा हुआ करता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई थी? वो तो होती थी गवर्नमेंट की, मीन्स नवाब की, गवर्नमेंट की। नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कि अपनी जनता को जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरी करें, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राजा की होनी चाहिए वो सारी उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनको पूरी करें। बट वो पावर जो उन्हें पूरी करने के लिए जो पावर की नीड थी वो सारी की सारी किसके पास थी? कंपनी के पास थी। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का एक मेन मीन्स दोहरी प्रशासन का, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही मेन रीज़न था, कंपनी को मोर पावर करना और किस तरह से जो रूलर हैं उनको किस तरह से नीचे गिराया जाए। तो सबसे पहला इसमें क्या किया गया था? इस सिस्टम में सबसे पहला जो रूल था वो क्या था कि जितनी भी पावर है मिलिट्री की, वो सारी की सारी जुडिशरी जो भी है, जितनी भी पावर होगी मिलिट्री या फिर क्रिमिनल जुडिशरी की,
वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है कौन निभाएगा, नवाब निभाएंगे। बट जो रेवेन्यू मीन्स जो टैक्स आएगा, जो इनकम आएगी, जो इनकम ऑफ मनी थी, वो सारी की सारी किसके पास होगी, वो कंपनी के पास होगी। मीन्स आपके पास जिम्मेदारी तो है, बट उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास मनी नहीं होगा, तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के पास, मीन्स कंपनी के पास उसके हाथ गिड़गिड़ाने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने एक काम किया कि कंपनी हैड ए ऑल पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के पास सारी पावर थी पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। बट नवाब हैव द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर। वहीं पर नवाब के पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी सारी उन पर थी, पर उसके पास उन्हें पूरा करने के लिए पावर नहीं थी। ठीक है। तीसरा इसके अंदर, अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफर द ट्रेमेंडसनेस। भाई सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने, मीन्स किसी राज्य ने उस समय इस चीज के लिए ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसकी वजह से सबको सबसे ज्यादा सहन करना पड़ा था, वो थी बंगाल स्टेट। ठीक है। बंगाल के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा काफी जो नुकसान था वो झेलना पड़ रहा था। सब लास्ट में वॉरेन हास्टिंग, जो कि कौन था, 1722 में, 1772 में वॉरेन हास्टिंग ने जो एंड किया किसका, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसके साथ उसने क्या सोचा, वॉरेन हास्टिंग ने क्या किया कि भाई जो भी मीन्स ऑलरेडी सारी पावर तो इनके पास थी, कंपनी के पास, तो उसने ज्यादातर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी वर्क था, राजाओं को, नवाबों को हटाकर खुद अपने आप सत्ता में बैठ गए। ठीक है। तो इस तरह से बंगाल पर किसका कब्जा हुआ, कंपनी का कब्जा हुआ। तो हमने अभी बात करी, हमने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव्स ने किया था। ठीक है। इसके अंतर्गत सारी जो कंपनी के पास जितनी भी मिलिट्री और जुडिशरी जो जिम्मेदारियां होंगी वो कौन निभाएगा, वो नवाब निभाएंगे। बट जो भी रेवेन्यू होगा, जो टैक्सेस आएंगे, जिसके द्वारा मिलिट्री को इनकम दी जा सकती है, सैलरी दी जा सकती है, जो इस रेवेन्यू से जो कॉमन पीपल थे उनकी मदद की जा सकती थी, वो सारा रेवेन्यू किसके पास जाता था, कंपनी के पास जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या किया, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास होगी, नवाब के पास होगी। बट पावर सारी किसके पास होगी, गवर्नमेंट मीन्स ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। मीन्स ब्रिटिश कंपनी के पास सारी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सारी पावर किसके पास है, मीन्स नवाब के पास होती थी, बट उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे फुलफिल करने के लिए जो पावर थी वो सारी किसके पास हो गई, कंपनी के पास हो गई। इसके बाद रॉबर्ट सिविल के बाद ये मीन्स इसमें सबसे ज्यादा जो, हाँ, इस दोहरी प्रशासन के कारण ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ा था, कौन से राज्य को झेलना पड़ा था बेटा, बंगाल राज्य को झेलना पड़ा था, बंगाल स्टेट को झेलना पड़ा था। इसीलिए बाद में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ये जो सिस्टम था, जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, उसको खत्म करके उसने पूरे बंगाल पर, पूरे राज्य पर अपना ही कंट्रोल कर लिया। मीन्स ये सारा राज्य किसके अंडर आ गया, कंपनी के अंडर आ गया। इसी के साथ ये आपका टॉपिक किसके बाद आता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक अब बात करेंगे हम एक्सपेंशन की, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। किसकी बात करेंगे हम, किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया था, एक्सपेंशन कैसे होता है। Our next topic is the annexes. ठीक है। अब बात करते हैं हम किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपने मीन्स
पावर के बाद, एक बंगाल राज्य पे कैप्चर करने के बाद इन्होंने किस तरह से पूरे भारत पर या फिर जितने भी ट्रेडिंग सेंटर हैं उस पर अपना कंट्रोल किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनेक्सेशन थ्रू द सबसिडियरी अलायंसेस, मीन्स इन्होंने कैसे नई एक अलायंस का मीन्स एक नई संधि का निर्माण किया, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि जितनी भी एरिया होते थे उन सभी पर ये राज्य हरण, एनेक्सिस का मतलब था राज्य हरण नीति। कौन सी नीति है इन्होंने अपनाई? राज्य हरण की नीति। ठीक है, किस तरह से भारत पर इन्होंने राज्य हरण की नीति को अपनाया। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपनी दूसरे राजाओं के राज्य छीनकर अपनी सत्ता स्टैब्लिश की। तो यहाँ पर बात करते हैं हम विलियम्स की, जिन्होंने सबसिडियरी जो ये अलायंसेस थी इसके स्टैब्लिशमेंट, इसको इंट्रोड्यूस भारत में किसने कराया था? मार्कस वेल्लेस्ली। इन्होंने गवर्नर जनरल थे ये, जिन्होंने 1798 में to 805 ईस्वी में भारत में आए। इन्होंने अपने भारत में इंडियन गवर्नर्स के रूप में ये स्टैब्लिश हुए। इन्होंने नए जो है नीति का, एक नए जो है अलायंसेस का इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया एनेक्सिस का, मीन्स राज्य हरण का। इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई भारत के जितने भी, इन्होंने एक नई ट्रेडिंग मेथड अपनाई ताकि वो अपने भारत में पूरे राज्यों में अपना कंट्रोल कर सके। इसके लिए ना उन्होंने क्या किया कि कुछ मीन्स कुछ मेन प्रिंसिपल थे, ताकि उन्हें वॉर भी ना करनी पड़े, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, युद्ध ना करना पड़े, और बिना युद्ध लड़े वो पूरे मीन्स एरिया पर अपना कब्जा कर सके। तो सबसे पहला इसका रूल जो था वो था, द इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सबसिडियरी अलायंसेस आर disband their army and keep the British force to with their territories। क्या होगा इसमें कि इंडियन जितने भी रूलर हैं, जितने भी इंडियन रूलर्स थे, वो भारत में जितने भी जितने उनके सैनिक हैं उनको हटाकर वो जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको एंट्री दें अपने सत्ता में, मीन्स अपने अलायंसेस में, ताकि वो जो है उनका देखभाल, मीन्स उनकी जो राज्य की सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो किस पर हो जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मिलिट्रीज थी, ब्रिटिश जो मिलिट्रीज थी उन पर हो जाए। ठीक है, मिलिट्री सत्ता जो है, सबसे पहले आर्मी जो है अपनी ब्रिटिश फोर्स को स्टैब्लिश किया जाए, किसके लिए? टेरिटरीज के लिए। ठीक है, दूसरा क्या था? द पेड फॉर द मेंटेनेंस द क्रॉप्स एंड द फोर्स वर द सपोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डेंजर्स। मीन्स जितनी भी तोपें हैं उन सबको मेंटेनेंस का जो काम होगा, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो अपने पास से, मीन्स ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पहले तुम अपने सैनिकों को हटाओ, हमारी सेना, अपने जो सेना सैनिक हैं उनमें हमारे सैनिकों को भर्ती दो। ठीक है, जो कि ऊंची पोस्ट पे रहेंगे, तुम्हारे सैनिक से ऊंची पोस्ट पे रहेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी तोपें हैं या फिर जितनी भी आर्मी की जो भी मिलिट्रीज हैं, इनकी जो भी रिकवरी होगी उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, उनका मेंटेनेंस तुम्हें हमें देना होगा। पैसा कौन देगा? उन तोपों को सही करवाने के लिए मिलिट्री जो सैनिक हैं उनको सैलरी प्रोवाइड कौन करेगा? वो सोल्जर, मीन्स वो उस जगह के नवाब या फिर जो रूलर्स हैं वो उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे उसके बदले में अगर वो इतना सब कुछ करते हैं तो इसके बदले में क्या करेगी ब्रिटिश सरकार? जितने भी उनके प्रोटेक्ट करेगी उनको, किससे? जो भी एक्सटर्नल डेंजर होंगे, जो बाहरी मीन्स आतंकवादी होंगे, बाहरी जो इन्वेंडर होंगे मीन्स आक्रमणकारी, जो बाहर विदेशी जो भी होंगे, जो उनसे उन्हें सुरक्षित करेंगे। जो इंटरनल मीन्स राज्यों में आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते तो उनसे भी वो उनको बचाएंगे। ठीक है, दे पेड हिम फॉर इन अ केस ऑफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक अ पेमेंट। अगर राजा जो है कहीं पर चूक करता है, पेमेंट देने में सफल नहीं हो पाता, तो उसकी जगह पर जो उसका राज्य होगा उस पर परमानेंटली जो है ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तरह से ये तो वही बात हुई कि पैसा तो उनके पास था नहीं उस समय, जितने भी रूलर्स होते थे रेवेन्यू तो वो कौन कलेक्ट करता था वहाँ पर? ब्रिटिश कंपनी कलेक्ट करती थी। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी कलेक्ट कर रही है, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ब्रिटिश कंपनी निभाएगी, पर उसके लिए पेमेंट कहाँ से देगी? जब रेवेन्यू जो है ब्रिटिश कंपनी रख रही है तो उनके पास तो कोई पेमेंट देने के लिए पैसा है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली वो क्या होगा कि उन पर कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। तो ये एक तरह की रणनीति बनाई उन्होंने।
The Indian rulers were be forced to the keep a British official in the residential in the court, their court। यहाँ तक कि भी इंडियन रूलर्स को फोर्स किया गया कि जितने भी उनके मीन्स जो कोर्ट में जो भी काम होता है, रेजिडेंशियली मीन्स जो बड़े ऊंचे पद पर जो भी मंत्री या फिर जो भी कम्युनिटी मेंबर्स बैठते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो उनके ब्रिटिश कंपनी होंगे वो अपने कुछ गवर्नर वहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे उनकी जगह पर, ठीक है। दे हैड टू एक्सपेल इन द नॉन इंग्लिश फॉरेन्स टू देयर स्टेट। जितने भी ब्रिटिश मीन्स जो विदेशी हैं जो कि ईस्ट इंग्लिश कंपनी से रिलेटेड नहीं करते, ज्वाइन नहीं है, वो सभी के सभी उस राज्य से निकाल दिए जाएं, उन्हें एक्सपेल कर दो, निकाल दो उनकी जॉब से। बिसाइड द रूलर्स हैड टू surrender control to the offer of foreign affairs, British agreed to the disbanded decided to the East India Company। अब इसने क्या किया कि रूलर जो है मीन्स हर एक राज्य के भाई जितने भी राज्य हैं उन सबसे उनका जो है लेन देन हुआ करता था, कारोबार एक जगह से नहीं, कई सारे अलग अलग ट्रेडर भी हुआ करते थे। तो कंपनी ने कहा कि सिर्फ भारत में किससे ट्रेड होगा, बस इस इंग्लिश इंडिया कंपनी जो है ये ही ट्रेड करेगी, बाकी जो विदेशी ट्रेडर्स हैं वो अंदर भारत में आप एंट्री नहीं दोगे, अपना व्यापार यहाँ पे नहीं फैलाने देंगे, चाहे तो फ्रेंच कंपनी हो, ब्रिटिश हो या डचिस हो चाहे या फिर पुर्तगालीज हो, वो भारत में आकर अपना व्यापार नहीं करेंगे। केवल कौन करेगा, बस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश होगी, वो ही अपना व्यापार पूरे भारत में करेगी। कोई अदर कंट्रीज आकर या फिर कोई और फॉरेन आकर यहाँ पर अपना व्यापार नहीं कर सकती। तो सबसेंट्री एनेक्सिस में राज्य हरण की कुछ एनालिसिस, कुछ संधि नीतियां बनाई गई। इसके सबसे पहले जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि जितने भी रूलर्स हैं उन सभी को अपनी सेना को, जो उनकी सेना है उसको हटाकर एक नई जो है सेना मिलिट्री फोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश करनी होगी, वो कि जिसके सपोर्ट से होगी, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास से उन्हें प्रोवाइड करेगी। दूसरा, मेंटेनिंग द मीन्स ट्रॉप्स, जितनी भी ट्रॉपें होंगी उन सबको मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट्स उनके सैनिकों को खान पान, उनकी सैलरी पेमेंट करने के लिए कौन करेगा, वो सभी के सभी कौन काम करेगा, भाई रूलर्स देंगे, उसका पैसा रूलर्स को देना होगा, ये जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके बदले में क्या करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एक्सटर्नल बाहर के भारी हमलों से और आंतरिक हमलों से बचाएगी। तीसरा, इन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया कि अगर इसको पूरा करने में भाई कोई भी रूल, अगर नियम कोई भी टूटता है, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर कोई भी नियम टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी के कारण मीन्स, क्योंकि किसकी पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट के तौर पे उसका राज्य जो नवाब है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस स्टेट पर खुद का अपना कंट्रोल निभाएगी, ठीक है। वो कंट्रोल किसका होगा, वो राज्य किसके अंडर आ जाएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। चौथा, इन्होंने कहा कि जितने भी रेजिडेंस में, भाई रेजिडेंस मीन्स राजा के महल में जो भी फॉरेन विदेशी जो लोग थे जो कि ठहरा करते थे, पहले बाहर से विदेशी आ जाया करते थे और राजा उन्हें अपने पास अपने दरबार में काम के लिए रख लिया करते थे, चाहे तो वो कोई कविकार हुआ हो चाहे या फिर कोई भी और पर्सन हो, तो उन सभी को वो निकाल दी और उनकी जगह पर ब्रिटिश जो कंपनी के गवर्नर जनरल्स होंगे उनको उनकी गद्दी पर सौंप दी जाए, ठीक है। चौथा यहाँ मीन्स पांचवा रूल क्या था कि जितने भी फॉरेन एक्सपल्स होंगे, मीन्स अगर आप विदेश बाहर से किसी के साथ और व्यापार करते हैं तो इसके तहत भी कंपनी के क्या करेगी, आपके राज्य पर खुद कब्जा कर लेगी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं उन पर उनकी कंट्रोलिंग होगी, मीन्स बाउंड्री में जो भी सीमा पर जो भी काम होगा वो किसके अंडर होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होगा। कि अगर आपको कहीं जाना है या फिर कोई बाहर से आ रहा है कंपनी के अंदर, इंडिया कंपनी में, इंडिया में एंट्री लेता है, तो उसका जो टैक्सेस है या फिर उसको एंट्री देने का कारभार वो कौन सौंपेगा, वो ब्रिटिश कंपनी ही डिसाइड करेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस रूल के एनेक्सेशन के क्या बेनिफिट हुए। तो ब्रिटिश कंपनी को इसके बहुत सारे बेनिफिट मिले, जैसे कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट कंपनी कुड मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एक्सपेंशन ऑफ ए इंडियन प्रिंस। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने बहुत बड़ी अपनी आर्मी जो है पूरे भारत में फैला दी,
ठीक है। अब हर राजा को इस तरह का बेनिफिट चाहिए था कि भाई वो अपने विदेशियों से, बाहरी हमलों से और आंतरिक हमलों से बच सके, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कंपनी की ये बात मान ली, क्योंकि वो जानते थे उस समय ब्रिटिश कंपनी एक बहुत पावरफुल जो है सैनिक मिलिट्री सेना अपने पास रखती थी, तो वो उस चीज के लिए एग्री हो गए। दूसरा क्या हुआ, it gave the company a chance to expand its territories further because the British gathered the influences their power। यहाँ पर कंपनी को ये चांस मिलते ही कंपनी ने अपनी जो है पावर बढ़ा ली, उसे और एक्सपेंड कर दिया, फैला लिया। इसके डिसपेंट्री मीन्स इसके इस अलायंसेस के डिसएडवांटेज क्या क्या हुए। द इंडियन रूलर्स वर द ट्राइब अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द अगेंस्ट द कंपनी। इसमें सबसे पहला जो नुकसान था वो क्या हुआ कि जितने भी रूलर्स थे उनको हर छोटी मीन्स अपॉर्चुनिटी के लिए किसके हाथ जोड़ने पड़ रहे थे, कंपनी के हाथ जोड़ने पड़ रहे थे, उनके आगे बैगिंग करनी पड़ रही थी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दे लॉस देयर राइट डिसीजन। उनका सबसे मेन जो डिसीजन लेने का जो उनका हक था, भाई किसी भी चीज के लिए उनका डिसीजन लेना जो उनका हक था, अधिकार था, वो उनसे छीन गया, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि भाई आप पर जो है मैं पाबंदी लगा दूं, आपकी बात ना सुन के मैं अपने रूल आप पर थोपूं, तो क्या होगा कि आपके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी लॉस्ट हो जाएंगी। ये राइट्स जो है ब्रिटिश कंपनी ने उनसे छीन लिया। और छोटे छोटे जो भी मुद्दे होते थे जो रेजिडेंस मीन्स कोर्ट में जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते थे उनमें भी वो इंटरफेयरनेस करने स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश कंपनी ने उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन रूलर लॉस देयर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके साथ ही जितने भी इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपना प्रशासन तो खो ही दिया था, साथ के साथ जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, जो उनकी फ्रीडम थी, आज़ादी थी, हर जगह पे जिस तरह से वो अपने रूल्स अपने आप फॉलो किया करते थे, अपने तरीके से रहा करते थे, वो भी उनके बंद हो गए थे, ठीक है। द नाजिम ऑफ द हैदराबाद 1718, बेटा ये याद रखना 1798 में नाजिम जो था, नाजिम हैदराबाद का नवाब था जिसने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, इस सब सेंचुरी को राज्य मीन्स हरण की जो नीति थी इसको अपनाया था, ठीक है। 1798 में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सबसे पहले इसको फॉलो किया था, नाजिम ने। नाजिम जो कि कहाँ के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे। इसके बाद ही गेव द ब्रिटिश द टेरिटरी ऑफ द बिरली एंड द जॉन। भाई उसने उसकी बात पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इनकम वो कई लाख रुपए जो है इनसे एज ए टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से इन्हें अपनी नाजिम जो थे उन्होंने एग्री हुए वो कि मीन्स अलायंसेस इस एनेक्सिस राज्य हरण की नीति को मानने के लिए, संधि को मानने के लिए। हालांकि इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था, जिसके कारण जो है इन्होंने अपनी जो संपत्ति थी वो अपने कई सारे राज्य जो है इनके हाथ से निकल गए। इसके बाद जो है 1801 में जो एक रूलर आए जिनका नाम था नवाब ऑफ अवध, जो कि नवाब ऑफ अवध लेंगे, ठीक है। 1789 में पहले नाजिम ने इस नीति को अपनाया, फिर उसके बाद 1801 में नवाब ऑफ अवध ने भी इस संधि को अलायंस को मान लिया। इसके बाद 1802 में जो है बाजीराव जो थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, पेशवा बाजीराव ने इसको एक्सेप्ट किया। हालांकि इसके बाद इसमें इन्हें करीबन कितने 26 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सत्ता जो है खो दी। नवाब जो मीन्स बाजीराव थे इस चीज के लिए एग्री नहीं हुए, जिसके कारण उन्होंने 3 वॉर दी, ठीक है। 3 फाइट्स हुई मंगोल मैसूर के बारे में, मंगोल मराठीज, मंगोल सिख और मंगोल अफगान, ठीक है। ये 4 साल तक जो है बहुत बड़ी मिलिट्री जो सेना थी वो फाइट में रही, जिसमें जो है 1761 से लेकर 1799 के बीच में हैदर अली और कंपनी के बीच में बहुत बड़ी वार हुई।
यहीं पर आज ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। तो आज आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो आपको ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि किस तरह से रॉबर्ट सिवल थे जिन्होंने किसके बारे में एक्सप्लेन किया, हमें ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने क्या किया, बंगाल को इसमें सबसे ज़्यादा हानि हुई इस नीति में। इन्होंने अपनी जितनी भी पावर होती थी नवाबों के पास नहीं रही, वो सारी की सारी कंपनी के पास चली गई थी। इन द एंड क्या हुआ कि जो मीन्स 17 हमने जो हास्टिंग वार्सन थे, हाँ वार्निंग हास्टिंग थे, उन्होंने 1772 में एक नई जो है मीन्स नियम निकाला जिसमें उन्होंने पूरे बंगाल पर खुद ही जो है कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो इससे वो खत्म हो जाता है। बंगाल पे किसका नियंत्रण आ गया था, कंपनी का कंट्रोल आ गया। उसके बाद एक एनेक्सिस जो थी सब सेंट्री अलायंसेस स्टैब्लिश की गई, जो कि मार्कस विलियम्स के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी 1798 में। इसके अंतर्गत उसने मीन्स एक ऐसी नीति बनाई जिसमें उसको फाइट ना करनी पड़े, बिना फाइट किए ही वो पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर सके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल कर सके। इसमें जो है नाजिम जो थे पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इसको माना। उसके बाद 1801 में जो है नवाब ऑफ अवध जो थे उसके बाद उन्होंने माना। 1802 में जो है टीपू सुल्तान के मीन्स पिता जो है बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने इसको एग्री किया, ठीक है, बाजीराव सेकंड, ठीक है, इन्होंने इसको अपना लिया। अब बात करते हैं अलायंसेस के बारे में। तो इसके बहुत सारे नियम थे, जैसे कि भाई कंपनी जो है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी, जिम्मेदारी देखेगी, बट बाकी जितना भी अलायंसेस में मनी होगा वो कौन पे करेगा, वो गवर्नमेंट मीन्स उस जगह का राजा उसको देखेगा, ठीक है। सारा रेवेन्यू देने की जिम्मेदारी, सारा टैक्सेस जो है कंपनी लेगी, बट जो गवर्नमेंट मीन्स टैक्सेस लेने के बाद भी जो कंपनी होगी वो राजा के एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमले होंगे, अटैक होंगे, उनसे बचाने के लिए वो जो है कंपनी से पैसा लेगी, ठीक है, राजा से पैसा लेगी, ठीक है। इसके कारण कई सारी इस अलायंसेस के कारण कई सारे राज्यों में जो है अपने राजाओं ने, अपने नवाबों ने अपनी जो राज्य थे वो खो दिए। इसके बाद बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ, इसमें आपको जो आपके एक्सटेंशन बताए जाएंगे नेक्स्ट जो आपका होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बेटा सभी के सभी ये दोनों के दोनों जो एडमिनिस्ट्रेशन अलायंसेस बनाई गई हैं इनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में इनको लिख लेंगे। और जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं वो दोबारा से अपने नोटबुक में वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें, जिनके पेंडिंग हैं, जो मैंने सिविक्स में आपको भेजा था। कई बच्चे ये बोल रहे थे मैडम हमें क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं समझ में आए, तो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से हम क्या करेंगे, आपको रिटर्न भी जो आपके ग्रुप में मीन्स ब्लैक बोर्ड पर आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन आंसर आपको आपके ग्रुप पर सेंड कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, सभी इसे कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।